एक बच्चा जिसे रात को सोने से पहले यह नहीं पता होता था कि सुबह उसका शरीर किस हाल में होगा। एक बच्चा जो अपने ही घर में अपने ही पिता से डर कर जीता था। स्कूल में मजाक उड़ाया जाता था, घर में मारा जाता और कहीं भी उसे अपनापन महसूस नहीं होता। अगर आप उस बच्चे को उस वक्त देखते तो शायद आप भी यही कहते, यह बच्चा बड़ा होकर या तो जेल में होगा या फिर दुनिया में ही नहीं होगा। लेकिन वही बच्चा आगे चलकर बना अमेरिका का सबसे कठोर, सबसे मजबूत इंसान, एक नेवी सील, एक अल्ट्रा मैराथन रनर, एक ऐसा नाम जो आज लाखों लोगों को प्रेरणा देता है। यह कहानी है डेविड गॉगिंस की और आज हम बात करेंगे उनकी किताब कांट हर्ट मी के बारे में। डेविड गॉगिंस का जन्म 1975 में बफेलो, न्यूयॉर्क में हुआ था, लेकिन उनका बचपन कोई सामान्य बचपन नहीं था। यह अध्याय उनकी ज़िंदगी की सबसे अंधेरी, सबसे दर्दनाक शुरुआत की कहानी बताता है कि कैसे एक बच्चा हिंसा, गरीबी और नस्ल भेद के बीच पला बड़ा और फिर भी बच गया। गॉगिंस खुद कहते हैं, अगर आप आंकड़ों की भाषा में देखें तो उनके जैसे बच्चे जो घरेलू हिंसा, गरीबी और भेदभाव के बीच पले बड़े, उनमें से ज़्यादातर या तो जेल पहुंच जाते हैं या नशे की लत में फंस जाते हैं या फिर बहुत कम उम्र में ही अपनी जान गंवा देते हैं। डेविड के पिता का नाम था ट्रेनिस गॉगिंस। बाहर से देखने में वो एक सफल आदमी लगते थे। उनके पास स्केटिंग रिंग्स और नाइट क्लब का बिजनेस था। लोग उन्हें एक हंसमुख, आकर्षक इंसान के रूप में जानते थे, लेकिन घर के अंदर वे बिल्कुल अलग इंसान थे। डेविड की माँ जैकी को वो शारीरिक और मानसिक रूप से लगातार प्रताड़ित करते थे। घर में मारपीट, चीख पुकार, डर का माहौल, यही डेविड और उनके भाई का रोज़ का जीवन था। डेविड बताते हैं कि उन्होंने बहुत छोटी उम्र में ही यह सीख लिया था कि मुस्कुराता हुआ चेहरा भी अंदर से बहुत क्रूर हो सकता है। उनके पिता अक्सर मुस्कुराते हुए ही सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाते थे। पैसों को लेकर भी घर में इतनी सख्ती थी कि परिवार को कभी डॉक्टर या डेंटिस्ट के पास नहीं ले जाया जाता था, भले ही पिता के पास बिजनेस से अच्छी कमाई थी। यह नियंत्रण, यह डर, यही डेविड के बचपन की नींव थी। घर के अंदर बच्चों को भी हिंसा से नहीं बख्शा जाता था। मार, धमकी और लगातार डर का माहौल, यह सब डेविड के लिए सामान्य बन चुका था, क्योंकि उन्होंने और कुछ देखा ही नहीं था। आखिरकार डेविड की माँ जैकी ने हिम्मत जुटाई और अपने दोनों बेटों को लेकर उस घर से बाहर निकल गईं। वे इंडियाना के एक छोटे से शहर में जा बसीं, जहाँ लगभग कोई भी परिवार नहीं रहता था। यहाँ से डेविड के ज़िंदगी का एक नया लेकिन उतना ही मुश्किल अध्याय शुरू हुआ। शारीरिक हिंसा से तो वो बच निकले, लेकिन एक नई चुनौती उनका इंतज़ार कर रही थी, नस्ल भेद। इंडियाना के इस छोटे शहर में डेविड शायद इकलौते अश्वेत बच्चे थे अपनी क्लास में। स्कूल में उन्हें लगातार नस्लीय टिप्पणियों, बहिष्कार और मजाक का सामना करना पड़ता था। कई बार उन्हें ऐसा महसूस कराया जाता जैसे वे वहाँ के नहीं हैं, जैसे वे कभी फिट ही नहीं हो सकते। इसी दौर में डेविड को हकलाने की समस्या भी हुई। जब भी वो बोलने की कोशिश करते, शब्द अटक जाते और क्लास के बच्चे उनका मजाक उड़ाते। इससे उनका आत्मविश्वास बुरी तरह टूट गया। वे चाह कर भी अपनी बात ठीक से नहीं रख पाते थे और यह घुटन उनके अंदर एक गहरा डर और शर्म बनकर बैठ गई। पढ़ाई में भी वो बहुत पीछे रह गए। न घर में सहयोग था, न कोई मार्गदर्शन। स्कूल में वे बस किसी तरह पास होते रहे, बिना यह समझे कि असल में पढ़ाई का मतलब क्या है। बाद में डेविड खुद मानते हैं कि उन्हें डिसलेक्सिया और ध्यान से जुड़ी दिक्कतें भी थी, जिनका उस वक्त ना तो पता था, न इलाज। इसी मुश्किल दौर में डेविड की माँ जैकी की मुलाकात एक अच्छे इंसान से हुई, जिनसे उनकी सगाई हुई। यह इंसान डेविड और उनके भाई के लिए पहली बार एक सच्चा, प्यार करने वाला पुरुष रोल मॉडल बना। डेविड को पहली बार लगा कि शायद ज़िंदगी में कुछ अच्छा भी हो सकता है, कि हर पुरुष उनके पिता जैसा नहीं होता। लेकिन यह उम्मीद भी ज़्यादा दिन तक टिकी नहीं। एक रात इंडियाना पुलिस में उस इंसान की हत्या कर दी गई,
डेविड के लिए यह एक और गहरा सदमा था। मानो जिंदगी ने उन्हें दिखाया कि हर बार जब कुछ अच्छा मिलता है वह छिन जाता है। इन सब हालातों ने डेविड के अंदर एक गहरी असुरक्षा और गुस्सा भर दिया। ना घर में अपनापन, ना स्कूल में स्वीकृति, ना कोई ऐसा इंसान जिस पर पूरी तरह भरोसा किया जा सके। वे खुद को हमेशा बाहरी महसूस करते, ना पूरी तरह यहाँ के ना वहाँ के। यही वह जड़ थी जहाँ से आगे चलकर डेविड की सबसे बड़ी लड़ाई शुरू हुई। खुद अपने ही मन से लड़ाई। एक ऐसा मन जो बचपन से ही उन्हें बताता आया था कि वे कमज़ोर हैं, कि वे किसी लायक नहीं हैं। गॉगिंस इस अध्याय में बहुत ईमानदारी से लिखते हैं कि अगर कोई इंसान बाहर से उनकी ज़िंदगी को देखता तो यही अंदाज़ा लगाता कि यह बच्चा बड़ा होकर या तो अपराध की दुनिया में चला जाएगा, या नशे का शिकार बनेगा, या बहुत जल्दी टूट जाएगा। लेकिन यहीं से उनकी कहानी अलग होनी शुरू होती है। इस पहले अध्याय के ज़रिए गॉगिंस एक बहुत गहरी बात कहते हैं कि हमारा अतीत, हमारे हालात, हमारी परवरिश, यह सब हमें प्रभावित ज़रूर करते हैं, लेकिन यह हमारा भविष्य तय नहीं करते। वे कहते हैं कि इंसान चाहे तो अपने सबसे बुरे हालातों से भी एक नई पहचान कर सकता है। वे यह भी बताते हैं कि दर्द और तकलीफ से भागने के बजाय उनका सामना करना ही असली ताकत है। बचपन में जो डर और शर्म उन्होंने महसूस की, वही आगे चलकर जब उन्होंने अपने आप को बदलने का फैसला लिया, उनकी सबसे बड़ी प्रेरणा बनी। यह अध्याय पाठक को यह सोचने पर मजबूर करता है, अगर एक बच्चा जिसके पास कुछ भी नहीं था, जो हर तरफ से टूटा हुआ था, वह अपनी ज़िंदगी बदल सकता है, तो हम क्यों नहीं। गॉगिंस की किताब की खासियत यह है कि हर अध्याय के अंत में वे पाठकों के लिए एक चैलेंज देते हैं। पहले अध्याय के बाद वे कहते हैं, अपनी ज़िंदगी में पीछे मुड़कर देखिए, वे कौन से हालात, कौन सी घटनाएं थीं जिन्होंने आपको आज जो आप हैं वह बनाया। क्या आपने कभी उन्हें अपनी कमज़ोरी की तरह देखा, या क्या आप उन्हें अपनी ताकत बना सकते हैं। हाई स्कूल ख़त्म होने के बाद डेविड ने अमेरिकी एयरफोर्स ज्वाइन करने की कोशिश की। उनका सपना था पैरा रेस्क्यू यानी पीजे बनना, एयरफोर्स के सबसे कठिन और सम्मानित स्पेशल ऑपरेशन यूनिट्स में से एक। लेकिन ट्रेनिंग शुरू होते ही उन्हें एक बहुत बड़ा झटका लगा। उनके ब्लड टेस्ट में सिकल सेल ट्रेट, एक जेनेटिक कंडीशन पाया गया। इस वजह से उन्हें ट्रेनिंग से बाहर कर दिया गया। यह उनके लिए बहुत बड़ी निराशा थी। जो सपना उन्होंने देखा था वह आंखों के सामने टूट गया। इसके बाद डेविड ने खुद को इस असफलता से जोड़ लिया। उन्होंने मान लिया कि शायद वे वाकई कुछ बड़ा करने लायक नहीं हैं। यहीं से उनकी ज़िंदगी में एक धीमी लेकिन लगातार गिरावट शुरू हुई। एयरफोर्स से बाहर होने के बाद डेविड ने एक पेस्ट कंट्रोल कंपनी में एक्सटर्मिनेटर की नौकरी शुरू कर दी। काम था घरों और होटल में जाकर कीड़े मकोड़े, कॉकरोच मारने की दवा छिड़कना। यह काम शारीरिक रूप से थकाने वाला था, लेकिन उससे भी ज़्यादा थकाने वाला था मानसिक रूप से खुद को हारा हुआ मानना। धीरे धीरे डेविड की दिनचर्या बहुत बिखरी हुई हो गई। वे रात को देर रात तक जागते, जंक फूड और मीठा खाते, कोई एक्सरसाइज नहीं करते, और आत्म अनुशासन नाम की कोई चीज़ उनकी ज़िंदगी में नहीं बची थी। नतीजा यह हुआ कि कुछ ही सालों में उनका वज़न बेतहाशा बढ़ गया, करीब 300 पाउंड यानी 136 किलो तक पहुंच गया। वे खुद मानते हैं कि इस दौर में वे शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी पूरी तरह टूट चुके थे। उनका आत्मविश्वास खत्म हो चुका था। जिंदगी में कोई दिशा नहीं थी, कोई मकसद नहीं था। दौर की एक बहुत ईमानदार घटना गॉगिंस इस अध्याय में साझा करते हैं। एक सर्टिफिकेशन टेस्ट में जो उनकी नौकरी के लिए ज़रूरी था, उन्होंने नकल की, क्योंकि वे पढ़ाई में इतने कमज़ोर हो चुके थे कि खुद पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे। यह घटना छोटी लग सकती है, लेकिन गॉगिंस इसे बहुत गंभीरता से लेते हैं। वे कहते हैं, यह सिर्फ एक परीक्षा में नकल करना नहीं था, यह उनके पूरे व्यक्तित्व की सच्चाई थी। वे खुद से, अपने आप से झूठ बोल रहे थे। वे खुद को यह यकीन दिला रहे थे कि वे मेहनत नहीं कर सकते,
कि शॉर्टकट ही उनका रास्ता है। यहीं से इस अध्याय का शीर्षक ट्रूथ हर्ट्स यानी सच्चाई चोट पहुंचाती है सही मायने में समझ आता है। डेविड को धीरे धीरे यह एहसास होने लगा कि वे जिस इंसान को आईने में देखते हैं वह इंसान बिल्कुल भी वैसा नहीं है जैसा वे बनना चाहते थे। एक रात डेविड घर पर बैठे टीवी देख रहे थे। तभी उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी जिसमें अमेरिकी नेवी सील्स की ट्रेनिंग दिखाई जा रही थी, खासकर हेल वीक यानी नरक जैसा वह हफ्ता जिसमें सील उम्मीदवारों को ठंडे पानी, कीचड़, नींद की कमी और चरम शारीरिक तकलीफ से गुजारा जाता है। टीवी पर उन सैनिकों को इतनी भयानक तकलीफ सहते देखकर ज़्यादातर लोग शायद डर जाते, लेकिन डेविड के अंदर कुछ और ही हुआ। उन्हें लगा अगर यह इंसान यह सब झेल सकते हैं तो शायद मुझ में भी कुछ ऐसा करने की ताकत है। उसी पल बैठे बैठे 300 पाउंड के अपने शरीर के साथ डेविड ने फैसला लिया, नेवी सील बनेंगे। यह फैसला बाहर से देखने में लगभग नामुमकिन लग रहा था। एक ऐसा इंसान जो पूरी तरह मोटा था, जिसकी सांस चढ़ जाती थी सीढ़ियाँ चढ़ने में, जो बरसों से किसी अनुशासन में नहीं रहा था, वह नेवी सील बनने की सोच रहा था, जो दुनिया की सबसे कठिन मिलिट्री ट्रेनिंग में से एक मानी जाती है। इस अध्याय का सबसे बड़ा सबक यही है, बदलाव की शुरुआत हमेशा एक कड़वी सच्चाई को स्वीकार करने से होती है। डेविड को यह मानना पड़ा कि वे खुद अपनी ज़िंदगी की मौजूदा हालत के लिए जिम्मेदार हैं, ना कि उनका बचपन, ना उनके हालात, ना कोई और इंसान। गॉगिन्स लिखते हैं कि ज़्यादातर लोग अपनी असफलताओं के लिए बहाने ढूंढते हैं, परिस्थितियों को दोष देते हैं, दूसरों को दोष देते हैं, लेकिन असली बदलाव तभी शुरू होता है जब इंसान आईने में देखकर खुद को सच बोलता है, यह मेरी जिम्मेदारी है और सिर्फ मैं ही इसे बदल सकता हूँ। फैसला लेने के बाद डेविड ने नेवी रिक्रूटर से संपर्क किया, लेकिन उन्हें बताया गया कि नेवी सील बनने के लिए न सिर्फ शारीरिक फिटनेस टेस्ट पास करनी होगी, बल्कि उनका वज़न भी बहुत ज़्यादा है। उन्हें कुछ ही महीनों में लगभग 100 पाउंड करीब 45 किलो वज़न कम करना होगा। यह सुनकर कोई भी सामान्य इंसान हार मान लेता, लेकिन डेविड ने इसे एक चुनौती की तरह लिया। उन्होंने बिना किसी अनुभव, बिना किसी ट्रेनर के खुद अपने दम पर एक कठोर डाइट और एक्सरसाइज रूटीन शुरू किया। तैराकी, दौड़ना, वज़न उठाना, सब कुछ एक साथ, दिन में घंटों तक। यह वह पल था जहाँ से डेविड गॉगिन्स की असली कहानी शुरू होती है। एक ऐसा इंसान जो आंकड़ों के हिसाब से टूट चुका था, लेकिन जिसने ठान लिया था कि वह अपनी किस्मत खुद लिखेगा। ट्रुथ हर्ट्स हमें सिखाता है कि जब तक हम अपनी असल हालत को ईमानदारी से स्वीकार नहीं करते, तब तक बदलाव नामुमकिन है। हम अक्सर खुद को धोखा देते रहते हैं, यह सोचकर कि हालात ठीक हैं, कि हम मजबूर हैं, कि बदलाव के लिए सही समय अभी नहीं आया। गॉगिन्स कहते हैं कि सबसे कठिन काम होता है आईने में देखकर अपनी कमज़ोरियों को स्वीकार करना, लेकिन यही वह पल होता है जहाँ से असली ताकत जन्म लेती है। इस अध्याय के अंत में गॉगिन्स पाठकों से पूछते हैं, क्या आप अपनी ज़िंदगी में किसी ऐसी सच्चाई से बच रहे हैं जिसका सामना करना ज़रूरी है? क्या आप अपनी मौजूदा हालत के लिए बहाने ढूंढ रहे हैं या हिम्मत करके आईने में देखकर सच स्वीकार कर रहे हैं? वे सुझाव देते हैं, आज ही अपनी सबसे बड़ी कमज़ोरी को कागज़ पर लिखिए, बिना किसी बहाने के। यही पहला कदम है बदलाव की तरफ। डेविड ने खुद रिसर्च करके अपना डाइट प्लान और वर्कआउट रूटीन बनाया। शुरुआत बेहद मुश्किल थी। जब वे दौड़ने की कोशिश करते तो कुछ ही मिनटों में सांस फूलने लगती। जब वे तैरने की कोशिश करते तो पानी में उनकी तकनीक इतनी ख़राब थी कि वे मुश्किल से आगे बढ़ पाते। वे दिन में कई बार जिम जाते, घंटों तैराकी की प्रैक्टिस करते, लंबी दूरी दौड़ने की कोशिश करते। यह सब कुछ करते हुए अपने पुराने शरीर, अपनी पुरानी आदतों और अपने ही दिमाग से लगातार लड़ते हुए। यहीं से गॉगिन्स की किताब के सबसे मशहूर विचारों में से एक की नींव पड़ती है, जिसे आगे चलकर वो 40% रूल कहते हैं।
यह विचार है कि जब हमारा दिमाग हमें बताता है कि हम पूरी तरह थक चुके हैं, हम आगे नहीं बढ़ सकते, असल में हमने अपनी क्षमता का सिर्फ 40% इस्तेमाल किया होता है। बाकी 60% क्षमता अभी भी बची होती है। बस हमारा दिमाग हमें रोकने की कोशिश करता है। डेविड ने अपने वेट लॉस और फिटनेस जर्नी के दौरान इसी सिद्धांत को बार बार अनुभव किया। जब भी उनका शरीर थक जाता, जब भी उनका मन कहता बस अब और नहीं हो सकता, उन्होंने खुद को धक्का देना सीखा, यह जानते हुए कि असली सीमा उससे कहीं आगे है। डेविड ने अपनी पूरी दिनचर्या बदल दी। जंक फूड, मीठा, आलस, यह सब कुछ उन्होंने त्याग दिया। वे सुबह जल्दी उठते, कई घंटे वर्कआउट करते, सख्त डाइट फॉलो करते और रात को थके हारे सो जाते। अगले दिन फिर वही चक्र दोहराने के लिए उन्होंने खुद को हर दिन एक नई परीक्षा में डाला। हर दिन वे अपने पिछले दिन से बेहतर करने की कोशिश करते, चाहे वह 1 मिनट ज़्यादा दौड़ना हो या तैराकी में एक लैप ज़्यादा पूरा करना हो। 3 महीनों की इस बेहद कठिन, लगभग असंभव मेहनत के बाद डेविड ने वह कर दिखाया जिसे नामुमकिन कहा जा रहा था। उन्होंने तय समय के अंदर अपना वज़न कम कर लिया, ज़रूरी फिटनेस स्टैंडर्ड्स को पार किया और नेवी सील ट्रेनिंग, जिसे बेसिक अंडर वाटर डेमोलिशन या सील कहा जाता है, के लिए क्वालिफाई कर लिए। यह सिर्फ एक शारीरिक जीत नहीं थी, यह उनके लिए यह साबित करने का एक पल था कि उनका दिमाग, जो हमेशा उन्हें कमज़ोर, नाकाबिल और हारा हुआ बताता आया था, वह गलत था। उन्होंने पहली बार अनुभव किया कि इंसानी शरीर और दिमाग अगर सही तरीके से चुनौती दी जाए तो असंभव को भी संभव बना सकते हैं। द इम्पॉसिबल टास्क हमें सिखाता है कि जो लक्ष्य बाहर से नामुमकिन लगते हैं, वे अक्सर सिर्फ इसलिए नामुमकिन लगते हैं क्योंकि हमने कभी उन्हें हासिल करने की पूरी कोशिश ही नहीं की। गॉगिन्स कहते हैं कि बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे रोज़ के कदमों में बांटकर और हर दिन अनुशासन के साथ आगे बढ़कर कोई भी इंसान वह हासिल कर सकता है जो शुरुआत में असंभव लगता था। वे यह भी बताते हैं कि असली बदलाव आराम के दायरे से बाहर निकलने में है। जब शरीर और दिमाग दोनों चीख चीख कर रुकने को कहें, तभी असली ग्रोथ होती है। इस अध्याय के अंत में गॉगिन्स पाठकों को चुनौती देते हैं। अपनी ज़िंदगी में किसी एक ऐसे लक्ष्य के बारे में सोचिए जिसे आपने नामुमकिन मानकर छोड़ दिया है। क्या आपने असल में उसे हासिल करने की पूरी कोशिश की थी या सिर्फ मान लिया कि यह नहीं हो सकता? वे सुझाव देते हैं, उस लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटिए और आज से ही, चाहे जितना भी छोटा कदम हो, उस दिशा में बढ़ना शुरू कीजिए। सील ट्रेनिंग को दुनिया की सबसे कठिन मिलिट्री ट्रेनिंग में गिना जाता है। यह करीब 6 महीने लंबी होती है और इसका मकसद ही होता है कैंडिडेट्स को शारीरिक और मानसिक रूप से इतना तोड़ना कि सिर्फ सबसे मजबूत इच्छा शक्ति वाले लोग ही बच पाएं। ट्रेनिंग के तीसरे हफ्ते में आता है वह हिस्सा जिसे हेल वीक यानी नर्क का हफ्ता कहा जाता है। इस दौरान कैंडिडेट्स को लगातार 5.5 दिनों तक यानी करीब 130 घंटों तक बिना ठीक से सोए, ठंडे पानी में भीगते हुए, रेत में लौटते हुए, भारी बोझ सिर पर उठाकर दौड़ते हुए लगातार शारीरिक और मानसिक यातना से गुजारा जाता है। हर साल जो सैकड़ों उम्मीदवार इस ट्रेनिंग में दाखिल होते हैं, उनमें से ज़्यादातर हेल वीक के दौरान ही घंटी बजाकर बाहर चले जाते हैं। घंटी बजाना यानी DOR, ड्रॉप ऑन रिक्वेस्ट। इसका मतलब है कि उम्मीदवार खुद यह मान लेता है कि वह और बर्दाश्त नहीं कर सकता और ट्रेनिंग छोड़ देता है। गॉगिन्स इस अध्याय में बताते हैं कि इंस्ट्रक्टर्स की पूरी रणनीति यही होती है कि वो उम्मीदवारों के दिमाग पर हमला करें, न कि सिर्फ उनके शरीर पर। वो जानबूझकर ऐसी परिस्थितियां बनाते हैं जिसमें उम्मीदवार खुद अपने आप से हार मान ले। इसी संदर्भ में डेविड एक दिलचस्प विचार पेश करते हैं, टेकिंग सोल्स यानी आत्माएं छीनना। इसका मतलब है जब आप किसी मुकाबले में, किसी कठिन काम में
अपने आसपास के लोगों से बेहतर प्रदर्शन करते हैं, तब आप उनकी आत्मा छीन लेते हैं। यानी आप उनके अंदर यह भावना भर देते हैं कि अगर वह इंसान यह कर सकता है और मैं नहीं कर पा रहा, तो शायद मैं इस काबिल ही नहीं हूँ। डेविड ने खुद इस रणनीति को अपनाया। जब भी ट्रेनिंग में कोई कठिन दौड़, कोई भारी सर्फ ड्रिल, कोई मुश्किल टास्क होता, वे जानबूझकर सबसे आगे रहने की कोशिश करते। ना सिर्फ इंस्ट्रक्टर्स को दिखाने के लिए, बल्कि बाकी उम्मीदवारों के मन में यह डर बैठाने के लिए कि वे कितने मजबूत हैं। इससे कई बार दूसरे उम्मीदवार मानसिक रूप से टूट जाते और खुद ही घंटी बजा देते। हेल वीक के दौरान डेविड का शरीर भी पूरी तरह टूटने लगा। ठंडे समुद्र के पानी में घंटों भीगे रहने से उनके पैरों और शरीर पर घाव बन गए, त्वचा फटने लगी, ठंड से पूरा शरीर सुन्न पड़ जाता। नींद न मिलने की वजह से दिमाग धुंधला पड़ने लगता। कई बार उम्मीदवारों को मति भ्रम यानी हेलुसिनेशंस तक होने लगते थे। लेकिन डेविड ने इस दौरान अपने दिमाग को नियंत्रित करने की कला सीखी। उन्होंने अपने आप को छोटे छोटे लक्ष्यों में बांटना सीखा। बस अगले 10 मिनट निकाल लो, बस यह अगला सेट पूरा कर लो। पूरे हेल वीक को एक साथ सोचने के बजाय वे पल पल, कदम दर कदम आगे बढ़े। इस अध्याय में गॉगिंस एक बहुत महत्वपूर्ण और ईमानदार वाकया साझा करते हैं। उनके पहले सील प्रयास के दौरान हेल वीक खत्म होने के करीब उन्हें निमोनिया हो गया और उनकी पसलियों में स्ट्रेस फ्रैक्चर की समस्या हो गई। डॉक्टर्स ने उन्हें ट्रेनिंग जारी रखने से मना कर दिया और उन्हें मेडिकल कारणों से ट्रेनिंग से बाहर कर दिया गया। यह डेविड के लिए बहुत बड़ा झटका था। इतनी मेहनत, इतना दर्द, इतना त्याग, और फिर भी शरीर ने साथ नहीं दिया। उन्हें दोबारा ट्रेनिंग शुरू करने के लिए अगले ट्रेनिंग क्लास का इंतज़ार करना पड़ा। लेकिन डेविड ने इसे हार नहीं मानने का एक और मौका समझा। वे इस असफलता से टूटने के बजाय इसे एक नई सीख की तरह देखने लगे कि आगे की ट्रेनिंग में वे और भी मजबूत और भी तैयार होकर उतरेंगे। टेकिंग सोल्स हमें सिखाता है कि किसी भी कठिन मुकाबले में, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक, सबसे बड़ी लड़ाई अक्सर अपने ही दिमाग से होती है। जब हम खुद को दूसरों से बेहतर प्रदर्शन करने के लिए ढकेलते हैं, तो ना सिर्फ हम खुद मजबूत बनते हैं, बल्कि हम अपने अंदर एक ऐसा आत्मविश्वास भी पैदा करते हैं जो हमें किसी भी मुश्किल हालात में डटे रहने की ताकत देता है। यह अध्याय यह भी सिखाता है कि असफलता, चाहे वह हमारी अपनी गलती से हो या हालातों की वजह से, हमेशा अंत नहीं होती। कई बार यह सिर्फ एक पड़ाव होता है जो हमें और मजबूत बनाकर आगे की राह के लिए तैयार करता है। इस अध्याय के अंत में गॉगिंस पाठकों से पूछते हैं कि आप किसी ऐसी परिस्थिति में हैं जहां आपको खुद को दूसरों से बेहतर साबित करने का मौका मिल रहा है, लेकिन आप पीछे हट रहे हैं। क्या आपने कभी किसी असफलता को अंत मान लिया, जबकि असल में वह सिर्फ एक नई शुरुआत का मौका था? वे सुझाव देते हैं, अगली बार जब आप किसी मुश्किल काम में हों, तो सिर्फ अपने आप को नहीं, बल्कि अपने आसपास मौजूद लोगों से भी बेहतर करने की कोशिश कीजिए। यही मानसिकता आपके अंदर की असली ताकत को बाहर लाएगी। गॉगिंस विस्तार से बताते हैं कि कैसे उन्होंने अपने दिमाग को कवचबद्ध बनाया। उनका मानना है कि ज़्यादातर लोग दर्द और तकलीफ से डरते हैं, बचना चाहते हैं, लेकिन असली मानसिक ताकत तब आती है जब इंसान जानबूझकर खुद को असहज परिस्थितियों में डालता है, ताकि उसका दिमाग तकलीफ को सामान्य मानने लगे। डेविड ने खुद को बार बार ठंडे पानी में डुबोना, लंबी दूरी अकेले दौड़ना और शारीरिक रूप से थका देने वाले वर्कआउट करना जारी रखा। सिर्फ शरीर को नहीं, बल्कि अपने दिमाग को यह सिखाने के लिए कि तकलीफ कोई दुश्मन नहीं है, बल्कि एक ऐसी चीज़ है जिसके साथ जिया जा सकता है। जब डेविड ने दोबारा सील्स ट्रेनिंग शुरू की, तो वे मानसिक रूप से पूरी तरह बदल चुके थे। पहली बार जब वे ट्रेनिंग में गए थे, तब उनका ध्यान सिर्फ किसी तरह ट्रेनिंग पूरी करने पर था, लेकिन इस बार उनका नज़रिया बिल्कुल अलग था। वे हर पल को
एक अवसर की तरह देख रहे थे, अपने दिमाग को परखने का, अपनी सीमाओं को आगे ढकेलने का। उन्होंने खुद को यह भी सिखाया कि इंस्ट्रक्टर्स की चीख पुकार, उनकी धमकियाँ, उनका दबाव, यह सब सिर्फ एक खेल है, एक टेस्ट है जिसका मकसद है कमज़ोर दिमाग वालों को बाहर निकालना। जिस पल इंसान यह समझ जाता है, उस पल इंस्ट्रक्टर्स की चीखों का असर बहुत कम हो जाता है। गॉगिन्स इस अध्याय में एक बहुत गहरी बात कहते हैं कि हमें दर्द को अपना दुश्मन नहीं बल्कि अपना शिक्षक मानना चाहिए। ठंडा पानी, थकान, मांसपेशियों का दर्द, यह सब कुछ उन्हें यह याद दिलाता है कि वे जीवित हैं, कि वे कुछ ऐसा कर रहे हैं जो ज़्यादातर लोग करने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाते। उन्होंने अपने दिमाग में एक अलग जगह बनाई जहाँ वे दर्द के दौरान पीछे हट सकते थे, जैसे खुद को बाहर से देखना, अपने आप से बात करना, खुद को याद दिलाना कि यह तकलीफ़ अस्थायी है, लेकिन जो ताकत वे इससे हासिल करेंगे वो हमेशा उनके साथ रहेगी। इस बार जब हेल वीक आया तो डेविड मानसिक रूप से पूरी तरह तैयार थे। वही ठंडा पानी, वही नींद की कमी, वही शारीरिक यातना, लेकिन इस बार उनका दिमाग नहीं टूटा। उन्होंने अपने आप को हर घंटे, हर मिनट सिर्फ अगले कदम पर फोकस करना सिखाया। जहां बाकी उम्मीदवार मानसिक रूप से टूटकर घंटी बजा रहे थे, वहीं डेविड ने अपने कवचबद्ध दिमाग की मदद से खुद को आगे बढ़ाया। यह सिर्फ एक शारीरिक जीत नहीं, यह उस मानसिक कवच की जीत थी जो उन्होंने महीनों की मेहनत से खुद के चारों ओर बनाया था। आर्मर्ड माइंड हमें सिखाता है कि असली ताकत शरीर में नहीं, दिमाग में होती है। दर्द और तकलीफ से बचने के बजाय अगर हम जानबूझकर खुद को असहज परिस्थितियों में डालें तो हमारा दिमाग धीरे धीरे उस तकलीफ को सामान्य मानने लगता है और हम मानसिक रूप से कहीं ज़्यादा मजबूत बन जाते हैं। गॉगिन्स यह भी सिखाते हैं कि असफलता के बाद दोबारा खड़े होना और पहले से बेहतर तैयार होकर लौटना, यही असली चैंपियन की निशानी है। इस अध्याय के अंत में गॉगिन्स पाठकों से पूछते हैं, क्या आप अपनी ज़िंदगी में असहज परिस्थितियों से बचते हैं या जानबूझकर खुद को उनमें डालते हैं ताकि मानसिक रूप से मजबूत बने? क्या आपने कभी किसी असफलता के बाद पहले से बेहतर तैयार होकर दोबारा कोशिश की है? वे सुझाव देते हैं, हफ्ते में एक बार जानबूझकर खुद को किसी असहज परिस्थिति में डालिए, चाहे वह ठंडे पानी से नहाना हो या कोई मुश्किल शारीरिक चुनौती, सिर्फ यह याद दिलाने के लिए कि आपका दिमाग उससे कहीं ज़्यादा मजबूत है जितना आप सोचते हैं।